हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अपना एजुकेशन में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वनपाल और वनरक्षक का पेपर जो अब तक हुआ है। तो अब तक क्या हुआ है कि 3 बार पेपर हो चुका है वनपाल एंड वनरक्षक का। पहला पेपर था 2010 में, नेक्स्ट पेपर 2013, नेक्स्ट पेपर था 2016। अभी जो पेपर होने वाला है उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं या किस किस टॉपिक से आ सकते हैं वो हम इस पेपर में इसमें डिस्कस करेंगे। तो इस वाले वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स के जो क्वेश्चंस थे मैथ के और रीजनिंग के, वो कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके क्वेश्चंस को देखेंगे और उनके सॉल्यूशंस देखेंगे। तो 2010 का जो पेपर था उसमें मैथ और रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। उसके बाद 2013 और 2016 में मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो 2013 में मैथ और रीजनिंग के 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 3 क्वेश्चन। उसके बाद जो 2016 था उसमें 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अभी जो पेपर होने वाला है उसमें चांसेस हैं कि क्वेश्चन 7 to 8 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो मैथ और रीजनिंग के होंगे। इसमें जो 2013 और 16 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मेनली आपके इन टॉपिक से पूछे गए हैं। एक तो औसत से पूछा गया है, एक आपका समय दूरी वाले टॉपिक से पूछे गए हैं, समय और दूरी वाले से। एक पूछे गए हैं प्रतिशत टॉपिक से, एक पूछे गए हैं लाभ और हानि वाले टॉपिक से। प्रतिशत, लाभ, हानि, समय, दूरी, औसत और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, जनरली इन टॉपिक से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चंस को जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उनको डिस्कस करेंगे और उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था, ये रीजनिंग का क्वेश्चन था 2013 का। तो पहले हम 2013 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देन 2016 के। टोटल मिला के 9 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन था कि यदि टाइगर को रेगेट लिखा जाता है, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ टाइगर, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये बोला गया है कि टाइगर को आप लिख सकते हो रेगेट। तो टाइगर को आप अगर रेगेट लिख सकते हो तो इसको क्वेसी को क्या लिखा जाएगा। तो देखो, टाइगर को रेगेट लिखने का मतलब क्या है कि आपने केवल क्रम बदल दिया है। आर जो सबसे लास्ट में था उसको पहले कर दिया, फिर ई को लिख दिया, फिर जी को लिखा है, फिर उसके बाद आई को लिखा है और फिर टी को लिखा है, यानी क्रम बदल दिया है। तो आपको क्या करना है, क्वेसी को कैसे लिखा जाएगा। तो क्वेसी को भी क्या करोगे आप, क्रम बदल दोगे। तो आई जो होगा वो पहले आ जाएगा, उसके बाद एच आएगा, उसके बाद एस आएगा, फिर ए आएगा, फिर यू आएगा, फिर क्यू आएगा। ये किस वाले को तो ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये 2013 का पहला क्वेश्चन था जो कि रीजनिंग का हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो था वो मैथ का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन ये था कि एक दीवान और 6 गद्दों की कुल कीमत 4800 दी हुई है। तो देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या किया है, एक दीवान और प्लस 6 गद्दे, 6 गद्दे, इनकी कीमत कितनी दी हुई है, 4800। ठीक है, इनकी कीमत है 4800 रुपये। उसके बाद पूछा गया है कि उसके बाद बोला गया है कि यदि एक गद्दा 300 रुपये में क्रय किया जाता है, मतलब खरीदा जाता है। एक गद्दे की कीमत आपको पता है, एक गद्दे की कीमत पेपर में क्वेश्चन में आपको दे दी थी, कितने रुपए थी बच्चों, 300 रुपये। तो यहां से आप क्या करोगे, 6 गद्दों की कीमत निकाल लोगे। 6 गद्दों की कीमत क्या हो जाएगी आपकी, 6 गद्दों की कीमत कितनी हो जाएगी, 1800 रुपये। तो यहाँ पे आपको 6 गद्दों की कीमत पता चल गई। तो इसमें अगर यहाँ रख दोगे तो आपको एक दीवान की कीमत पता चल जाएगी। तो एक दीवान की कीमत क्या होगी बच्चों, एक दीवान प्लस 6 गद्दों की कीमत कितनी दी हुई है, 1800, और बराबर कितना हो जाएगा, 4800। तो यहाँ से बच्चों एक दीवान की कीमत कितनी आ जाएगी आपकी, 4800 माइनस 1800, जो कि आएगी आपकी 3000। तो यहाँ से आपको एक दीवान की कीमत पता चल गई। एक दीवान की कीमत कितनी है, 3000। तो आप 7 दीवानों की कीमत बता सकते हो कि नहीं बता सकते। तो 7 दीवानों की कीमत कितनी हो जाएगी बच्चों, 7 गुणा में 3000, जो कि कितना आ जाएगा आपका 21000। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, आंसर 21000। तो आपने देखा कितना आसान क्वेश्चन था। तो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वनपाल और वनरक्षक में, मैंने देखा है सारे क्वेश्चन बहुत आसान है। आपको अगर मैथमेटिक्स का क्लास 10 तक का बेसिक अगर आपको पता है तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, बाकी जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए एक बार इन टॉपिक्स को थोड़ा आप डीप में थोड़ा देख लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा गया है वो था कि राजस्थान की जनसंख्या वर्ष 2001 में। तो 2001 में आपको जनसंख्या दे रखी थी 5.56 करोड़। कितनी दे रखी थी बच्चों, 5.56 करोड़। और बोला था कि 2011 में जो जनसंख्या है, 2011 में जनसंख्या कितनी है, 6,86,021 12 हो गई। तो बोला है कि जनसंख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई। बढ़ोतरी का मतलब क्या है, अब पहले इतनी थी अभी इतनी हो गई। तो बढ़ोतरी निकालोगे तो क्या करोगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो इसको सीधा सब्ट्रैक्ट कर देना, आपका जो भी आंसर होगा वो इसका आंसर आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 6,86,021,012 12 में से 5,56,00,000 इसको सब्ट्रैक्ट करना था। तो 2 1 0 1 2 और 6 में 6 का 0, 8 5 3 और 1, ये आपका आंसर हो जाता। क्योंकि ऑप्शन में ये आंसर है नहीं, तो हो सकता है कि क्वेश्चन में मिस्टेक हुई हो या फिर ऑप्शन में मिस्टेक हुई हो। तो आंसर ये होगा। तो आपको बस तरीका पता होना चाहिए कैसे निकालना है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था, ये क्वेश्चन आप कर सकते थे। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपके 2010 में पूछे गए। तो आप देख सकते हो क्वेश्चनों का लेवल क्या था मैथ रीजनिंग के क्वेश्चंस का। ठीक है,
अब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 2016 का पेपर। 2016 के पेपर में पहला जो क्वेश्चन था इसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ाया गया और क्वेश्चंस का जो नंबर थे वो भी बढ़ाए गए हैं, ठीक है, 2016 में। क्योंकि हो सकता है कि 2010 में कोई भी क्वेश्चन नहीं आता था, तो उससे पहले शायद हो सकता है मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस आते नहीं थे आपके वनपाल और वनरक्षक के पेपर में। 2013 से इन लोगों ने स्टार्ट किया होगा, सिलेबस में इंक्लूड किया होगा, तो उस टाइम पे छोटे छोटे क्वेश्चंस डाले और क्वेश्चन का नंबर भी बहुत कम रखा। लेकिन 2016 में इन्होंने क्वेश्चंस का नंबर बढ़ा दिया, 6 क्वेश्चन कर दिए, पहले 3 थे फिर 6 कर दिए, और क्वेश्चंस का थोड़ा लेवल भी बढ़ाया। तो मुझे लग रहा है कि इस बार जो पेपर होगा उसमें आपके मिनिमम 7 से 8 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मैथ और रीजनिंग से, और क्वेश्चंस का लेवल भी ऑलमोस्ट जो पिछली बार आया है आप देख लीजिए उससे थोड़ा सा बेटर रहेगा, क्योंकि कंपटीशन पहले से ज्यादा बढ़ चुका है। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन है वो कैसा है। पहला क्वेश्चन ये है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक रेलगाड़ी चल रही है। देखो एक और वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे के सामने से गुजरने में 9 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। देखो बच्चों, यहाँ पे एक पटरी है, ऐसे सोचो आप, ये पटरी है, ठीक है, इस पे एक रेलगाड़ी चल रही है, यहाँ से ये इतनी लंबी एक रेलगाड़ी है, ठीक है, ए से लेके बी तक की, और ये एक खंभा यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। अब रेलगाड़ी इसको चलते 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 इससे क्या कर रही है, इस खंभे को पार करने में कितना समय ले रही है बच्चों, 9 सेकंड का। तो पूछा कि इस रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो। तो खंभा तो देखो यहीं खड़ा है ना, खंभा तो कहीं जा नहीं रहा, चल कौन रहा है, रेलगाड़ी। तो ऑब्वियसली बात है, रेलगाड़ी का जब ए वाला पॉइंट यहाँ आएगा तो बी वाला पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ होगा, और जब रेलगाड़ी पूरी तरह से पार हो जाएगी तब ए वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा और बी वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो एक तरह से 9 सेकंड में पूरी पार कर रही है। तो 9 सेकंड में पार कर रही है मतलब 9 सेकंड में रेलगाड़ी जो दूरी तय कर रही होगी वही रेलगाड़ी की क्या होगी, लंबाई होगी, यही तो कह सकते हो आप। यानी 9 सेकंड में जो रेलगाड़ी ने दूरी तय की, 9 सेकंड में तय की गई दूरी जो होगी वही क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होगी। वही क्या होगी बच्चों, रेलगाड़ी की लंबाई होगी, वही रेलगाड़ी की लंबाई होगी। तो आप क्या करो, 9 सेकंड में जो रेलगाड़ी ने जितनी दूरी तय की वो निकाल लीजिए। अब 9 सेकंड में जो तय की गई दूरी होगी, तो आपको पता है ना ये फॉर्मूला, चाल बराबर क्या होता है बच्चों, दूरी बटे समय होता है। तो आपको क्या चाहिए, दूरी चाहिए ना, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। अब चाल कितनी दी हुई है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और गुणा में समय कितना दिया हुआ है, 9 सेकंड। अब आप क्या करो, इनका गुणा कर दो, आंसर कर दो। नहीं, यहीं पे क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो ये किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ पे क्या है, सेकंड है। तो आप ऐसे गुणा नहीं कर सकते ना, यूनिट अलग अलग है, तो यूनिट सेम करो। तो यूनिट सेम करने के लिए इस किलोमीटर प्रति घंटा को किस में कर दो, मीटर पर सेकंड में। देखो आंसर भी किस में है, मीटर में है ना। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा को किस में तय कर लेंगे, वो किस में चेंज कर लेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। तो 60 किलोमीटर की मीटर बना दो। तो मीटर बनाने के लिए क्या करोगे, 1000 से गुणा, और 1 घंटा के सेकंड बना दो। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होती है, 1 घंटे में मिनट होती है 60, और 1 मिनट में 60 सेकंड होती है 60। तो ये हो गई सेकंड, और गुणा में ये 9 सेकंड तो पहले से ही था, तो इनको 9 सेकंड रहने दो। अब देखो 60 से तो 60 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से ये कट जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और 2 से ये 50 बार, और 50 तिया 150। तो आप देख रहे हो आपकी जो इसकी लंबाई आई है वो दूरी तय कर रहे हो, मतलब 150 मीटर। तो 150 मीटर दूरी तय करना मतलब अपनी लंबाई के बराबर तो दूरी तय कर रही होगी वो, क्योंकि खंबा तो वहां खड़ा हुआ है ना। तो एक तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 150 मीटर। तो आपने देखा ये क्वेश्चन कितना आसान था। तो ये भी सिंपल किस पे पूछा गया आपका, समय दूरी वाला। तो मैं बोल रहा हूँ ना, इस टॉपिक को थोड़ा आप देख लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, नाप वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस बार हो सकता है नाप वाला क्वेश्चन पूछ ले, तो ये इस तरह के आप क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो औसत का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है वो औसत टॉपिक से पूछा गया है। औसत टॉपिक आपने पढ़ा होगा, किसी भी तरह के कितनी संख्याओं को, जैसे 2 संख्याओं का औसत निकालते हैं तो 2 से भाग दे देते हैं, 3 संख्याओं का औसत निकालते हैं तो 3 संख्याओं से भाग दे देते हैं, 4 संख्याओं का औसत निकालना होता है 4 से भाग दे देते हैं। तो आपको औसत निकालना तो आता ही होगा, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ कि 8 और 10 का औसत बताओ, तो आप बच्चों कैसे निकालते हो, 8 + 10 और 2 संख्याएं तो 2 से भाग दे दोगे, तो 8 और 10 18, 18/2 यानी 9 आ जाता है औसत। तो ये तो आपको आता है ना, ऐसे औसत निकालते हैं। अब देखो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि 5 क्रमागत विषम संख्याएं, तो बच्चों विषम संख्याएं कही है और संख्या कैसी है, क्रमागत है। तो अगर पहली विषम संख्या आप x मानोगे तो अगली विषम संख्या क्या होगी, क्रमागत है। जैसे पहली विषम संख्या आप ऐसे सोचना क्वेश्चन में कि पहली विषम संख्या मान लो 3 थी, तो अगली जो विषम संख्या होगी वो क्या होगी, 5 होगी, क्योंकि क्रमागत बोला है उसने। तो क्रम से अगली विषम संख्या क्या आएगी, 5। तो अगली फिर 5 के बाद अगली क्या होगी, 7। तो आप देख रहे हो इन दोनों में कितने का अंतर है, 2 का, इन दोनों में 2 का। तो यानी अगर आपने पहली x मानी तो अगली क्या हो जाएगी बच्चों, x + 2, फिर अगली इससे 2 ज्यादा यानी x + 4, फिर इससे भी 2 ज्यादा यानी x + 6, और फिर उस वाले से भी 2 ज्यादा यानी x + 8। तो आपके पास 5 क्रमागत विषम संख्या आ चुकी है कि नहीं आ चुकी बच्चों। तो आपने मान ली कि पहले हमारी जो क्रमागत विषम संख्या है वो ये है। अब आपको क्या करना है, इनका औसत निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में औसत दिया हुआ है, आपके पास कितना है 25 है, तो उसके बराबर कर दोगे।
तो औसत निकाल लो, x प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 8 और बट्टे में कर देना कितना 5, क्योंकि 5 संख्याएं थी तो बट्टे में क्या करोगे बच्चों 5, और इसको बराबर कितने के कर देना बच्चों 25 के। बस इनका ऐसे गुणा, इसका ऐसे गुणा। तो देखो x और x 2x 3x 4x और 5x, तो 5 बार तो x लिखा हुआ है तो 5x हो गया। यहाँ पे 2 और 4 6, 6 और 6 12 और 8 20, ठीक है, बराबर इनका तो गुणा 1 से होगा तो 1 से गुणा होगा तो यही संख्या आएगी। 5 गुणा 25 कितने हो जाएंगे बच्चों 125। तो 5x बराबर कितना आ जाएगा 125 में से इस 20 को उधर ले जाओगे तो 125 माइनस 20 यानी ये कितना आ जाएगा 105। तो x बराबर कितना आ जाएगा 105 और बट्टे में 5 से भाग दे देना 21, यानी कि आपकी संख्या क्या आ गई 21। तो 21 क्या है ये x है, तो सबसे छोटी संख्या क्या 21 ही तो है, उसके बाद तो ये बड़ी है, यानी अगली संख्या क्या होगी 23, फिर क्या होगी 25, फिर क्या होगी 27, फिर 29। तो सबसे छोटी संख्या क्या है आपका आंसर में 21। तो ऑप्शन में क्या हुआ 21 ये रहा। ये क्वेश्चन देखा आपने कितना आसान था। अगला क्वेश्चन था क्षेत्रफल की प्लास्टिक शीट की लागत क्या होगी। अच्छा देखो ये क्वेश्चन जो था ये थोड़ा रॉन्ग क्वेश्चन था, इसमें पूरा डाटा दिया नहीं था तो ये बोनस मिला होगा, लेकिन इससे ये पता चलता है कि क्षेत्रफल के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप एक बार ऐसा करना कि जैसे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, ठीक है ये। तो आयत का, वर्ग का, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर। ये सारे क्वेश्चन, बेलन का क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का आयतन क्या होगा, एक बार ये वाले क्वेश्चंस के जो फॉर्मूले हैं ना एक बार ये भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इनसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये वाले टॉपिक से। जैसे कि इसमें क्वेश्चन तो दिया था ये अधूरा था लेकिन क्वेश्चन आया जरूर था, तो क्षेत्रफल वाले टॉपिक से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये टॉपिक भी आप देख लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन आया था वो आया था कि एक व्यापारी के पास 3 तरह के तेल हैं। देखो ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। 3 तरह के तेल हैं एक व्यापारी के पास, 3 तरह के तेल हैं, ठीक है 3 तरह के तेल हैं। तेल कैसे कैसे हैं कि एक है 45 लीटर तेल है, एक आपके पास 25 लीटर तेल है और एक 85 लीटर तेल। 3 तरह के तेल थे एक व्यापारी के पास, ठीक है। मान लो कि ये सोयाबीन का है, ये रिफाइंड है या फिर ये सरसों का है, ऐसे 3 तेल है। अब उसने बोला है कि इन तेलों को एक समान आयतन वाला डिब्बे लेने हैं, समान धारिता वाले, धारिता मतलब आयतन वाले डिब्बे लेने हैं और उनमें भरना है। तो कितने डिब्बे चाहिए, मतलब ऐसे नहीं कि एक 15 लीटर का ले लिया डिब्बा, मान लो उसके पास सेम आयतन वाले डिब्बे लेने हैं, उसको एक जैसे डिब्बे चाहिए। तो एक जैसा डिब्बे चाहिए तो कितने डिब्बे चाहिए इन तेल को भरने के लिए। तो देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि समान धारिता वाले कितने डिब्बे चाहिए, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आप क्या करना कि जो भी एक संख्या दी हुई है इनका क्या निकालना होगा बच्चों एचसीएफ निकालना पड़ेगा। इनका क्या निकालना पड़ेगा एचसीएफ और एलसीएम का एक मेरा जो चैनल है इस पर एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहां से सीख सकते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाले जाते हैं। बाकी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ एचसीएफ निकालने का तरीका। आप क्या करोगे इनका क्या करना एचसीएफ निकालना है तो 45 का आप ऐसे लिखोगे, गुणनखंड कर लेना। एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापत्ति। तो देखो एचसीएफ का मतलब सिंपल, अगर आप वैसे भाषा में समझोगे आसान भाषा में, तो एचसीएफ का मतलब ये होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन तीनों में भाग चला जाए, तो वो निकालना। तो वो निकालने के लिए क्या करोगे आप इनका गुणनखंड कर लो। तो 3 इसमें 45 में 2 से तो भाग जाएगा नहीं, 3 से देंगे तो 3 से 15 बार भाग जाएगा, फिर 15 में फिर 3 का भाग देंगे तो तिपा 15, फिर 5 से भाग देंगे 5 एकम 5, 25 के गुणनखंड कर लो, 25 के गुणनखंड 5 25, 5 एकम 5 ऐसे ही तो करते हैं, और 85 गुणनखंड कर लो तो 5 से 17 बार और 17 एकम 17। अब एचसीएफ निकालने का तरीका ये होता है कि इन तीनों में वह संख्या बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों में कॉमन है। तो बताओ बच्चों इन तीनों में कौन सी संख्या कॉमन है। तो आप देखोगे 3 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे है, तो यानी एक तो आ गया 5 कॉमन। उसके अलावा 5 यहाँ पे है तो यहाँ पे अगला 5 नहीं है, यहाँ 17 है तो 17 यहाँ पे नहीं, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो तीनों में कॉमन है 5। तो इन तीनों का बच्चों क्या गुणनखंड आएगा कॉमन, गुणनखंड क्या आएगा 5 आएगा। तो आपने ये पता लगा लिया 5 आएगा, यानी कि आपको किस तरह के डिब्बे चाहिए 5 लीटर के, यानी आपको ये पता चल गया कि आपके पास जितने भी डिब्बे होंगे वो कौन से लीटर के होंगे 5 लीटर के। अब 5 लीटर के डिब्बे हैं, अब 45 लीटर को भरने के लिए कितने डिब्बे चाहिए 9 डिब्बे, 25 लीटर को भरने के लिए कितने डिब्बे चाहिए 5 डिब्बे, और 85 लीटर को भरने के लिए कितने डिब्बे चाहिए तो 5 का भाग दे तो 85 में 17 डिब्बे। तो टोटल कितने डिब्बे चाहिए 9 और 5 14 और 17 31, यानी आपके कितने डिब्बे चाहिए टोटल बच्चों 31। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 31 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था लाभ हानि से, तो ये मैं बोला लाभ हानि भी आप एक बार देख लीजिएगा। लाभ हानि वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक साइकिल को 2560 रुपए में बेचने पर राजेश को 20% की हानि हुई। इसको मैं 2 तरीके से आपको बता दूंगा, देखो इसको यहां समझा देता हूं आपको। 2560 रुपए में क्या कर रहा है बेच रहा है, तो 2560 में बेचने पर कितने की हानि हो रही है 20% की हानि हो रही है।
ठीक है, 2560 में बेचने पर 20% की हानि होती है। इसी साइकिल को बेचने में 10% लाभ के लिए विक्रय मूल्य कितना होगा। वो कह रहा है कि इसी साइकिल को बेचें तो हमें 10% का लाभ हो तो हमें कितने रुपए में बेचना चाहिए, ये पता करना है। तो देखो बच्चों, 2560 में क्या कर रहे हो, तुम बेच रहे हो और तुम्हें क्या हो रहा है, 20% की हानि हो रही है। 20% की हानि हो रही है। 20% हानि का मतलब क्या होता है, अगर हम ये सोच सकते हैं कि अगर हमने 100 में खरीदा था तो हमने कितने में बेचा, 80 में, तभी तो 20 का हानि हुई, तभी तो ये परसेंटेज है, मतलब 100 पे निकाल दिया। तो 100 में अगर बेच रहे हो, 100 में अगर खरीद रहे हो, 80 में बेच रहे हो, तो आपको 20 रुपए की हानि हुई, तो ये 20% हो गया। तो ये तरह से हम ऐसे सोच सकते हैं इस क्वेश्चन को कि अगर हमारा 100 क्रय मूल्य है तो 80 क्या है, विक्रय मूल्य है। लेकिन क्वेश्चन में विक्रय मूल्य कितना दिया है, 2560 दिया हुआ है। तो हम यहाँ से क्रय मूल्य निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे, जैसे 80 जब हमारा विक्रय मूल्य जो है वो किसके बराबर है, 2560 के, ऐसे सोच लीजिए। 80 जो विक्रय मूल्य है वो किसके बराबर है, 2560 के। 2560 के बराबर है क्योंकि हमने क्या माना है, 100 क्रय मूल्य माना है, तो 80 विक्रय मूल्य हो रहा है क्योंकि 20% की हानि हो रही है ना। तो हम ऐसे करके यूनिट से करके चल रहे हैं। तो 100 यूनिट अगर क्रय मूल्य है तो 80 यूनिट विक्रय मूल्य है, और जो 80 यूनिट विक्रय मूल्य है वो क्वेश्चन में कितना दिया है, 2560। तो यहाँ पे हम कर देंगे 80 यूनिट बराबर 2560। तो हम यहाँ से एक यूनिट निकाल लेंगे, तो एक यूनिट कितनी आएगी बच्चों, 2560 बटे 80। तो यहाँ से आप करोगे 8 या 24, 8 दूनी 16। तो यानी आपने ये कह दिया कि एक यूनिट जो क्रय मूल्य है वो कितने के बराबर है, 32 के। लेकिन हमने क्वेश्चन में माना कितना है, 100 यूनिट क्रय मूल्य, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 3200 के। तो आप कह सकते हो कि जब 3200 की चीज है वो अगर खरीदी जा रही है, वो क्रय मूल्य है, तो आपका विक्रय मूल्य कितना आ रहा है, 2560। तब आपको कितने की हानि हो रही है, 20% की। अब वो कह रहा है कि हमें 10% का क्या चाहिए बच्चों, लाभ चाहिए। तो लाभ का मतलब क्या चाहिए, 100 की चीज है उसको कितने में बेचो, 110 में। तो 3200 की चीज को कितने में बेचोगे, तो 1 रुपए की चीज को कितने में बेचोगे, 110 बटे 100 में। तो 3200 की चीज को कितने में बेचोगे, 110 बटे 100 और गुणा में कर दोगे 3200। यहां से आपका आंसर आ जाएगा 11 दूनी 22, 11 के 33 और 35, यानी कि 3520। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बच्चों, 3520। ये आंसर हो जाएगा। ये तो एक तरीका हुआ। अगर दूसरा तरीके से सोचें तो इसको ऐसे सोच लो, आपको अगर ज्यादा पता है तो आप ऐसे कर सकते हो। आप ऐसे कर सकते हो कि माना जो क्रय मूल्य है वो x है, ठीक, क्रय मूल्य कितना है बच्चों, x है, उसका 20% लॉस होना। 20% लॉस होना मतलब 80 में बेचना। 20% लॉस का मतलब 80 में बेचना, तो 80% में बेचना, यानी x गुणा 80 बटे 100 कितने के बराबर दिया हुआ है, 2560 के। अब हमसे पूछा गया है, यहां से क्या निकाल लोगे आप, x निकाल लोगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2560 गुणा 100 बटे 80, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 3200। अब उसके बाद क्या कर रहा है कि उसको 10% के लाभ पे बेचना है, तो यानी इस 3200 के 10% के लाभ पे, तो 3200 और 100 का 10% करोगे तो 110 बटे 100, ये इसका आंसर हो जाएगा। तब भी 3520 आएगा। तब भी कितना आएगा बच्चों, 3520 आएगा। ये आपको समझ में आया, ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, श्याम और राम की उम्रों का अनुपात दे रखा है, कितना है, 7:5। क्वेश्चन का तो बहुत ईजी था ये क्वेश्चन करना। देखो श्याम और राम की उम्र का अनुपात कितना दे रखा है, 7:5। ये हो गया श्याम और ये हो गया आपका राम। क्वेश्चन नंबर 6 में यही सॉल्व कर देता हूँ। श्याम और राम 7:5 दे रखा है, और उनकी उम्रों का जोड़ कितना दे रखा है, 84 वर्ष। उम्रों का जोड़ कितना है, 84 वर्ष। तो देखो इसको मान लो, आप क्या मान लोगे, 7x, और इसको मान लोगे 5x। अब जोड़, दोनों को जोड़ दो, 7x प्लस 5x बराबर कितना हो गया बच्चों, 84। तो यहाँ से 12x बराबर कितना हो गया, 84। तो x बराबर कितना आ गया, 12 7 84, यानी 7 आ गया। 7 से गुणा कर दो, 7 7 49, और ये हो जाएगा 7 5 35, यानी इसकी उम्र हो गई 49 वर्ष और इसकी उम्र हो गई 35 वर्ष। अब पूछा था क्वेश्चन में 7 वर्ष बाद उनकी उम्रों का अनुपात, तो 7 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी इसकी उम्र, 49 प्लस 7, और इसकी भी 7 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, 35 प्लस 7, यानी ये हो जाएगी 56 और ये हो जाएगी 42। अब इनका अनुपात पूछा था, तो अनुपात तो आप निकाल सकते हो ना, 14 से भाग दे दो, कट कितने से रहे हैं देख लो, तो ये 14 से कट रहे हैं, 14 चौका 56 और 14 3 42, 4:3। तो आंसर क्या था, 4:3 7। तो आपने देखा कि इसमें जनरली जो हमारे क्वेश्चन थे बहुत इजी थे और बहुत हमने आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो मैं आपसे यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ लेने चाहिए वनपाल वन रक्षक के लिए। देखो इन पे फोकस रखना चाहिए। मेरा ये मानना है कि औसत पे आप फोकस रखिएगा, अनुपात समानुपात इस टॉपिक पे थोड़ा सा फोकस रखिएगा आप, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। तीसरा है समय दूरी वाले, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन पे आप फोकस रखिएगा इस तरह के टॉपिक पे। उसके बाद लाभ हानि, इस टॉपिक को भी कंप्लीट करिएगा। उसके बाद आप प्रतिशत के जितने भी क्वेश्चंस कहीं से मिल जाए या प्रतिशत की जो टॉपिक है आप उसको पढ़िएगा। मैंने भी अपने चैनल पे प्रतिशत पूरा कराया हुआ है, वो भी आप देखिएगा।
और आने वाले दिनों में लाभ हानि का भी मैं वीडियो डालने वाला हूँ, वो भी आप देख लीजिएगा। तो औसत, अनुपात, समानुपात, समय दूरी, लाभ हानि, प्रतिशत, और उसके बाद में आपके कुछ एक एक नियम वाले जो क्वेश्चन होते हैं कि एक चीज इतने की है, दो चीज इतने की, एक एक नियम वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस, रीजनिंग के क्वेश्चन देख सकते हो, क्योंकि हमने देखा कि 2013 में तो रीजनिंग का क्वेश्चन आए थे, लेकिन 2016 में रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं आया, तो आप ये देख सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। और बाकी जो आपका सिलेबस है, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से मेनली जो क्वेश्चन हैं वो इनमें से पूछे गए हैं, रेल वाले, ये सब आप क्वेश्चंस के टॉपिक देख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो समझ में आया हो, आपको ये क्वेश्चंस जो कराए वो अच्छे लगे हों, तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हम आने वाले वीडियोज में जो हमारे कुछ जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं हमारे, उन क्वेश्चंस में उनके जो पेपर के जो क्वेश्चंस होंगे वो डिस्कस करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको एक क्वेश्चंस का लेवल पता चलता रहेगा और अपना भी एक लेवल पता चलता रहेगा कि आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल की है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको आने वाले जो वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।